नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य अध्ययन का 50 प्रैक्टिस सेटों का श्रृंखला हम लोग शुरू किए थे, जिसमें से 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के 50 प्रैक्टिस सेटों का श्रृंखला, जिसमें से आपका आज पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इसी तरह 50 हो 50 से साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से पूरा आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके हिंदी के पहले प्रैक्टिस सेट से। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जितना सामान्य अध्ययन का उससे कहीं ज़्यादा जो है रोल हिंदी का होता है, तो आप लोग जो है इस बात को समझ ही रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दिया गया है, भाषा की मूल इकाई क्या है? पहला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। या पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपका आंसर ध्वनि ही होगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यानी विराम चिन्ह किसमें अच्छी तरह से लगा हुआ है, यह आपके प्रश्न में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, सुख दुख, उसके बाद कामा है, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। यह जो है सही आपका दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? यानी संज्ञा के रूप में इसमें क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य दिया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। तो इनमें इसमें जो है वाक्य में संज्ञा कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक। एक शब्द जो है यह संज्ञा है। ठीक है ना, इसमें से एक शब्द जो दिया गया है यह संज्ञा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं? इनमें से कौन सा जो सर्वनाम का भेद नहीं है? चौथा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो इतने सर्वनाम होते हैं, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, विशेषण गुणवाचक होता है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है? लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है? क्या विशेषण में होता है, विशेष्य में होता है, कारक में होता है, या विकृत अवयव में होता है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है विशेषण में परिवर्तन होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा किसमें? विशेषण में। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द पूछा गया है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देख रहा है। ठीक है, देख रहा है, यह क्या है? क्रिया शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। सत्रहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों शब्द क्या दर्शाता है? हजारों शब्द क्या दर्शा रहा है? मेरा बेटा हजारों में एक है। क्या संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या अव्यय है? तो यह जो है हजारों शब्द अव्यय है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, अव्यय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग है दिया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, सभी शब्द जो है पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, वचन के आधार पर असंगत शब्द बताना है। वचन के आधार पर, जैसे बिल्ली का बिल्लियां है, पेड़ का पेड़ों है, खंभा का खंभे, रस्सी का रस्सियां। सिंपल सा प्रश्न है,
यहाँ पर जो है पेड़ का पेड़ों नहीं होता है, ठीक है ना, पेड़ का पेड़ों नहीं होता है, या जो है पेड़ शब्द खुद में जो है बहुवचन शब्द है ये, ठीक है ना, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? यदि नेहा परिश्रम करती तो अवश्य जो है उत्तीर्ण हो जाती, यह जो है हेतु हेतु मद भूतकाल है, ठीक है ना, हेतु हेतु मद भूतकाल है, ठीक है ना। 11वें प्रश्न में दिया गया है, अकर्मक धातुओं से बनने वाले और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? यानी ऐसा वाच्य जो अकर्मक क्रियाओं से बनता है, हमेशा एक वचन में रहता है और हमेशा पुल्लिंग में रहता है, तो यह कौन सा क्रिया है? तो यह जो है आपका भाववाच्य, ठीक है ना, क्या है? भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसको क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा, उसको जो है कारक 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 के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण हो गया, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और यहीं इसके विभक्ति चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता कारक का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का के लिए होता है, अपादान जहां अलगाव की स्थिति दिखाई जाती है, संबंध काकी के रारी रे नानी ने होता है, अधिकरण में और पर आ जाता है, संबोधन की बात करते हैं तो हे अरे ओ होता है, और इस तरह से जो है एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? पहले तत्सम है, उसके बाद तद्भव है, इसमें से गलत कौन सा है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है ए ही आपका गलत है, ठीक है ना, ए आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, निर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, निकृष्ट नहीं होता है, निकृष्ट जो है निर उपसर्ग से नहीं बना होता, बाकी जो है निर्भय भी है, निर्वाह भी है और निर्दोष। अगला प्रश्न है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप में जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें आप जो है प्रत्यय लगा है, मिल धन आप आपका मिलाप हो जाता है, मिलाप हो जाएगा आपका, आप प्रत्यय लगा हुआ है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो औचक का अक्सर होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डांडडोल का अस्थिर, यही गलत है आपका, यही आपका गलत है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से लगा दिया जाए, हाँ बी ऑप्शन सही होगा, यह जो है युग्म सही नहीं, ठीक है ना, यह बी युग्म सही नहीं, क्योंकि जो है डावाडोल का अस्थिर नहीं स्थिर होता, क्योंकि डावाडोल का मतलब ही अस्थिर होता है, यह एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, अनिवार्य का विलोम शब्द बताना है, अनिवार्य का 17वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा वैकल्पिक होता है, बी ऑप्शन सही है, वैकल्पिक अनिवार्य का होता है। अगला प्रश्न, कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? अब हो जाएगा यह जो है आपका कामदेव के पर्यायवाची है, कामदेव के, क्योंकि वह जो है पुष्पों की जो है धनुष बाण लिए रहते तो इनको पुष्पधनवा कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब। वंशीधर की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है कृष्ण भगवान की पर्यायवाची है, तो इनके इनको जो है
गिरधर भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, मुरारी भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं। यक्षराज की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है कुबेर के पर्यायवाची है। इनको धनद, धनपति ये सब कहा जाता है। गौरी सुत की अगर हम बात करते हैं तो ये गणेश जी के पर्यायवाची है। इनको गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूसवाहक, गजानन ये सब नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द बताना है। आनंद का जवाब हो जाएगा मोद होता है, हर्ष होता है, ये सब आनंद के पर्यायवाची हो। मोद, हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद ये सब जो है आपके आनंद की पर्यायवाची है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। अंतर शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश नहीं होता है। अंतर का अर्थ जो है आकाश नहीं होता है। बाकी दूरी का भी मतलब अंतर होता है, हृदय मतलब भी अंतर, और शेष जो है ये भी अंतर होता है। ये सब जो है अंतर के जो है समानार्थी या अनेकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द असंगत है। यानी एक तरफ संज्ञा है, दूसरी तरफ जो है उसका विशेषण दिया गया है। जवाब हो जाएगा अज्ञान का अज्ञानता नहीं होता है। ठीक है ना, यह जो है ईश्वर का ईश्वरी होता है, बिल्कुल सही है। कुल का कुलीन होता है, झगड़ा का झगड़ालू होता है, तो सब सही है। क्योंकि अज्ञान का अज्ञानी होता है। ठीक है ना, अज्ञानता नहीं क्या होता है, अज्ञानी होता है। अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या कहते हैं। 22वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा इसको जो है वादी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वादी कहते हैं। जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है वो प्रतिवादी होता है। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द कौन सा है। यानी जो किसी व्यक्ति या किसी सिद्धांत का समर्थन करे उसको क्या बोलेंगे। जवाब हो जाएगा उसको जो है अनुयायी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुभवी की अगर बात करते हैं, वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव करता है उसको अनुभवी कहा जाता है। तो ये सब चीजें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अनुपथी, अनुदान ये सब अलग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद नहीं है पूछा गया है। तो हल संधि स्वर संधि में नहीं आता। बाकी स्वर संधि में वृद्धि संधि आती है। स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो इसकी 5 भेद है। कौन कौन, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि है, वृद्धि है और यण संधि है। ये सब जो है स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अव्ययी भाव समास। यथा आ गया, जथा आ गया, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसके लिए देखा जाए तो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 26वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। यह वाक्य गलत है, क्योंकि उसका नहीं, प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका की जगह उसके हो जाएगा और गया की जगह गए हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस तरह से शब्द बने। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव पूछा गया है। रस से संबंधित प्रश्न है। तो करुण रस का अस्थाई भाव जो है आपका शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यहीं पर आगे दिया गया है, जो गुस्सा आपका विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। ये भी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी करुण रस की बात किया जाए तो शोक हो जाता है। श्रृंगार रस की बात किया जाए तो रति होता है।
वात्सल्य रस की बात किया जाए तो वात्सलता होता है, वीर रस की बात किया जाए तो जो है उत्साह हो जाता है। ये सब चीज़ें आपकी सभी रसों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छंदों की गणना किससे की जाती है? छंदों की गणना किससे की जाती है? जवाब हो जाएगा, छंदों की गणना जो है वर्ण और मात्रा के हिसाब से किया जाता है। वर्ण और मात्रा के हिसाब से किया जाता है। जिनकी गणना वर्ण से किया जाता है उनको वर्णिक छंद बोलते हैं, और जिनकी गणना मात्रा के अनुसार किया जाता है उसको मात्रिक छंद बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। और एक होता है मुक्तक छंद। तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम ही बने आए, मतलब बनते आए। अगला प्रश्न, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है देखिए, यहाँ पर शेष में स है, फिर महेश में स है, फिर गणेश में भी स है, दिनेश में भी स है। तो यह सब देखिए, जो सौ शब्दों की जो है आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जिसमें क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे आपका हो जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाएं। ये जो है आपका इसमें वह शब्दों की जो है आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से जो है शब्द, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ? देरिदा का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। इनका जन्म जो है अल्जीरिया में हुआ। कहाँ पर हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था इनका जन्म। और यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्तियां पूछी जाती हैं अक्सर। तो पूछा गया है, असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, इसका अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। यह इसका अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन? यानी किस लोकोक्ति का अर्थ बहुत ज्यादा कंजूस होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका मतलब है बहुत ज्यादा कंजूस होना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका अर्थ होता है सुलभ चीजों का महत्वहीन होना। यानी जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है। चट मंगनी पट ब्याह का अगर बात किया जाए तो इसका मतलब है प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लेना। आम के आम गुठलियों के दाम दिया गया है, तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजक नहीं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त काल नाम से कोई भी काल नहीं है। बाकी आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सब आते हैं। अगर हिंदी की जो है काल विभाजन की बात किया जाए तो इसका विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। और उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को चार भागों में बांटा। पहला है आपका आदिकाल। आदिकाल पहला आ जाता है जो कि 1050 से लेकर 1375 तक चला था। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल की अगर हम बात करते हैं तो 1375 से लेकर के जो है 1700 तक चला था। 1700 तक चला था। उसके बाद आता है रीति काल। रीति काल की अगर हम बात करें तो यह जो है आपका 1700 से लेकर के आपका जो है चला था, यह है 1900 तक चला था रीति काल। और लास्ट में जो है आधुनिक काल की बात की जाए, आधुनिक काल आ गया जो कि आपका 1900 से लेकर अब तक चलता चला आ रहा है। यह आधुनिक काल है। आप उसके बाद जो है यहाँ पर प्रश्नों का गद्यांश दिया गया, पढ़ के आंसर देना। तो एक बार जो है वीडियो को रोक करके या पॉज करके एक बार गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आधा गद्यांश का भाग यहाँ दिया गया है, आधा दूसरे पेज पर है, तो हम एक बार दिखाते हैं। आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का दूसरा हिस्सा इधर है। आप लोग जो है धीरे धीरे हम स्क्रॉल करते रहे, एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये गद्यांश है, आपको यहाँ से गद्यांश को देख सकते हैं। ये गद्यांश है आपका।
अब इसके प्रश्न कैसे बनते हैं? दिया गया है पहला प्रश्न, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन-सा अर्थ ठीक लगता है? देखिए, बिना गद्यांश पढ़े भी आंसर दे सकते हैं इसका। तो गद्यांश में एक बार प्रश्न को आप लोग देख लेंगे, तो गद्यांश से कई सारे प्रश्न बिना गद्यांश को पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। एक सीधे तौर पे मुहावरा दिया है, न 3 में न 13 में, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका किसी भी गिनती में नहीं आना, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया है भर्त्सना का क्या अर्थ है? तो ये भी आप लोग जानते हैं भर्त्सना का अर्थ क्या होता है? जवाब हो जाएगा, इसका अर्थ होता है निंदा और तिरस्कार करना, निंदा करना। लेखक की परेशानी का क्या कारण था? अब देखिए, इसके लिए आपको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, तो गद्यांश को एक बार इसीलिए बोले हैं वीडियो को रोककर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा, लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। तो यही उसके परेशानी का कारण था। 37वां प्रश्न है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किए थे, इसलिए इनको जो है क्षमा नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है पहला प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।